हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 3 लेक्चर फिनिश कर लिए हैं। अभी तक हमने सेंटर मास निकालना सीख लिया है पॉइंट पार्टिकल के लिए, 2 या 2 से ज़्यादा। फिर ज़रा उनके कॉम्बिनेशन, मतलब हमने सेंटर मास निकालना सीखा है बॉडीज़ के लिए, 2 बॉडी 3 बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने है ना कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज़ का भी सीखा था, जहाँ हमने 1 से ज़्यादा बॉडीज़ का भी सेंटर मास निकाला था लास्ट लेक्चर तक, ठीक है। चाहे बॉडी आपकी 2D हो 3D हो, उन पर्टिकुलर बॉडीज़ के शेप के सेंटर मास कहाँ होते हैं ये हमको याद रखना चाहिए। अब हम ज़रा वहीं से बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, सेंटर मास निकालना ही सीख रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर मैं सेंटर मास निकालना आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, वेकेंट बॉडीज बता रहा हूँ। जैसे इसका मतलब क्या है, अब जैसे मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है। कैसी प्लेट है? स्क्वायर प्लेट है। अब इस स्क्वायर प्लेट में से किसी आदमी ने एक सर्कल निकाल लिया, एक सर्कल निकाल लिया इतना बड़ा, ठीक है। मान लो सर्कल है, वो दिख रहा है ओवल है, ठीक है। वो इतना मास है सिर्फ, बाकी ये जो सर्कुलर शेप है वो क्या है बेटा, ये जो सर्कुलर शेप है ये क्या है, इतना पार्ट कटा हुआ है इसमें से। पूरी एक स्क्वायर प्लेट थी जिसमें से इतना पार्ट किसी ने निकाल लिया है, ठीक है। लेट्स से उसका कुछ रेडियस होगा, वो हम निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये स्क्वायर की साइड ए है तो इसके सेंटर से ये a/2 हो जाएगा और a/2 इस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी शेप है, मतलब सर्कल नहीं दिख रहा है आपको, ये जैसा भी दिख रहा है। अब क्या होता है कि जैसी भी ऐसी आपकी बॉडीज होंगी जो अंदर से कैसी हो बेटा, वेकेंट हो सकती हैं। वेकेंट मतलब अंदर से खाली। अब जैसे ये तो है आपका कैसा 2D ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मान लो ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, इसमें से किसी ने इधर से एक छोटा सा स्फेयर निकाल लिया। ये स्फेयर है जिसका रेडियस बड़ा है r और इसका रेडियस है स्मॉल r। अब किसी ने क्या करा कि इस बड़े में से छोटा वाला स्फेयर निकाल लिया और पूछा हुआ है ये जो बचा हुआ मास है, ये जो बचा हुआ मास है, मुझे इसका सेंटर मास फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं इस सेक्शन को पढ़ता हूँ जहाँ मैं सेंटर मास निकालना सीख रहा हूँ वेकेंट बॉडीज के लिए, या कुछ लोग इसको कैविटी प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? कैविटी प्रॉब्लम्स के नाम से भी जानते हैं। अरे ये कैविटी का मतलब क्या होता है? वो खोखलापन, ठीक है, जहाँ पर मास प्रेजेंट नहीं है। अब इस टाइप की क्वेश्चंस के लिए हम क्या अप्रोच रखते हैं, हम यहाँ पर कैविटी को, मतलब एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, इसको याद रखना है, कैविटी। अच्छा, जो कैविटी है उसके अंदर क्या कुछ भरा हुआ है? नहीं, उसके अंदर सिर्फ एक फ्री स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर कैविटी ट्रीटेड एज कॉम्बिनेशन। एक्चुअल में तो वहां पर क्या है, कोई मास नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में वहां पर कोई मास नहीं है, पर उस कैविटी को कैलकुलेशन पर्पस के लिए ट्रीट किया जाता है एज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव मास, ठीक है, एंड नेगेटिव मास। या मैं कहूँ जहाँ मैं पॉजिटिव मास लूँगा वहाँ मैं उसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा लूँगा, और जहाँ मैं नेगेटिव मास ले रहा हूँ उस जगह उस मास की डेंसिटी मैं नेगेटिव लूँगा। सर ये आपने क्या बताया, हमारे समझ नहीं आया, समझाता हूँ। जैसे ये पूरी एक स्क्वायर प्लेट थी, इसके अंदर कुछ ये किसी एक शेप का उन्होंने काट दिया। अब ये एग्जैक्टली सर्कल तो नहीं है, ये जैसा भी है, ठीक है। मुझे इस बचे हुए मास का, जहाँ पर ये शेडेड पोर्शन है, मुझे सिर्फ इसका सेंटर मास अगर निकालना है, तो अब मैं इस पूरे पोर्शन में से इस कैविटी वाले पार्ट को ऐसा ट्रीट करूंगा कि यहाँ मान लो पहले कुछ पॉजिटिव मास था। क्या था? एक पॉजिटिव मास था इतने पोर्शन में, और उसका सिग्मा और इस वाले एक्चुअल जो प्लेट है उसका सिग्मा, सिग्मा क्या होता है? मास डेंसिटी, वो सेम है। और अब मैं उसी जगह मैं एक नेगेटिव मास की उसी शेप की प्लेट इसके ऊपर मैंने रख दी है। अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव माना, उसके ऊपर एक मैंने नेगेटिव माना। अब पॉजिटिव नेगेटिव मास के कैलकुलेशन से मेरे पास यहाँ पर मैथमेटिकली मेरे को ये समझ में आ गया कि इस जगह कोई मास नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ एक हमारा क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है। ऐसा होता तो नहीं है कि वहाँ पर कोई नेगेटिव मास हो, और नेगेटिव मास नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती भी नहीं है। अब मैं उसी शेप की बात कर रहा हूँ। ये मैंने इस शेप का काटा था, कुछ ओवल शेप्ड था। ये है,
सेम वही चीज़। अब इसको मैं ट्रीट करूंगा, मैं इसको कैसा ट्रीट करूंगा, देखो जहां जहां मास है, जितने शेडेड पोर्शन में मास है, मैंने उसकी मास डेंसिटी मान ली है प्लस सिग्मा। क्या मान ली है? प्लस सिग्मा इज द मास डेंसिटी ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट। और ये कैसी होगी? ये आपकी एरियल मास डेंसिटी होगी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसा मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, ये पूरी एक स्क्वायर है जहां पर कुछ भी पार्ट कटा हुआ नहीं है, इसका और इसका कॉम्बिनेशन, यहां पर इसका सेंटर होगा पॉइंट ओ, ये यही पॉइंट ओ है, प्लस ये पॉइंट ओ है मेरा, ये पॉइंट ओ है। अब इस जगह मैंने उसी शेप का एक एग्जैक्टली इसी शेप का एक मैंने नेगेटिव मास नामक एक बॉडी मैंने यहाँ पर मान ली है, और जिसकी मैंने मास डेंसिटी मानी है माइनस ऑफ सिग्मा। सिग्मा वही सिग्मा है जो ये सिग्मा था, बस उसके आगे मैंने एक माइनस साइन लगा दिया है। तो ये है प्लस सिग्मा की डेंसिटी का वाला, ये पूरा टोटल मास है, ये पॉइंट ओ, और ये इसी पॉइंट ओ के पास मैंने एक इस शेप की बॉडी जिसका मैंने मास डेंसिटी मान ली सिग्मा। अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा और मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, और इसको m1 इसको m2, और इस O के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर मास जहां भी होगा उसके लिए x1 इसके लिए x2। अब m1 x1 m2 x2 बाई m1 प्लस m2 से मेरा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक्चुअल बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच होती है जिसको लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या माना मैंने? एक नेगेटिव मास माना जिसकी मास डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है ओरिजिनल वन से, बस उतने पार्ट के लिए मैंने मास डेंसिटी को नेगेटिव कंसिडर किया है। तो जब तक आप जरा इस चीज़ को नोट करो, फिर जरा अभी हम इसके ऊपर 5-6 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 5-6 तो नहीं, हाँ 3-4 क्वेश्चन करेंगे अभी इसके ऊपर जरा प्रैक्टिस के लिए। तो जब तक आप जरा इस चीज़ को नोट करो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम इस फॉर्मेट के ऊपर कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक बहुत ही बच्चों वाला सिंपल सा क्वेश्चन कि एक सर्कुलर प्लेट थी, क्या थी? एक सर्कुलर प्लेट थी जिसमें से एक दूसरी सर्कुलर प्लेट को निकाल लिया गया, जिसमें से इस सर्कुलर प्लेट को निकाल लिया गया, ठीक है। जरा अच्छा सा एक डायग्राम बना दिया जाए। पूछा हुआ है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस शेडेड एरिया। ये जो शेडेड एरिया है इस जगह मास है, इस प्लेट को निकाल लिया, उसके बाद ये जो मास बचा है मुझे इसका सेंटर मास बताओ। मतलब बेसिकली उसकी आपको पोजीशन बतानी है। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ओ है, अगर मैं कैलकुलेट करके उसके इस बचे हुए सेंटर मास की दूरी अगर मैं निकाल पाऊँ इसको ओरिजिन मान के, तो उसी का डिस्टेंस ओरिजिन से उसके सेंटर मास की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। हो गया। अब ज़रा मैं इसको ट्रीट करूँगा कि मैंने ओ पॉइंट ये माना एक बार इस बड़ी प्लेट के लिए, प्लस एक दूसरी बॉडी माने वो उसी ओ पॉइंट पर के आसपास ही रखी हुई है। तो एक तो हो गया बेटा ये बड़ा सर्कल, ठीक है, ये पूरा एक बड़ा सर्कल। हाँ ठीक है, अब मेरी ड्राइंग तो ऐसी है। ये है छोटा सर्कल। क्या तरीका? इसकी डेंसिटी क्या है? जितनी इसकी डेंसिटी है लेट्स से मैंने मान ली है। अच्छा क्वेश्चन मैं आपको इजी कराता हूँ अभी। तो लेट्स से मैंने इसकी डेंसिटी मैंने मान ली बेटा सिग्मा, ठीक है। तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी पूरे एरिया में सिग्मा डेंसिटी का मास फैला हुआ है, और सिर्फ उसी ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ये ओ पॉइंट है, इसी ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस तरफ एक दूसरा मास है जिसकी डेंसिटी मैं मान लूँगा माइनस सिग्मा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वही, बस साइन नेगेटिव। अब मुझे क्या करना है? मुझे बस इसी ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको ओरिजिन मानते हुए मुझे दोनों का दो अलग अलग बॉडी मानूंगा। मैं मान लूँगा ये मेरी पहली बॉडी है, ये मेरी दूसरी बॉडी है। इसके लिए m1 x1, इसके लिए m2 x2, और मैं सॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले ये सबसे बेसिक चीज़ कि मुझे इनके डायमेंशंस में आपस में रिलेशन पता होना चाहिए।
डायमेंशंस बोले तो ये कि लेट्स से इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो मुझे इसके रेडियस और इसके रेडियस में मुझे आपस में रिलेशन पता होना चाहिए। अगर इसका रेडियस आर है तो इसका डायमीटर आर होगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? अरे गधों, इसका रेडियस कितना हो जाएगा? r/2 नहीं हो जाएगा? इसका डायमीटर, इसका रेडियस आर है, तो इसका जो डायमीटर है वो आर हो जाएगा, और उस आर के रिस्पेक्ट में इसका रेडियस r/2। लेट्स से मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, स्मॉल आर इज कैपिटल r/2। ठीक है, तो अब इसका मास कितना हो जाएगा? मैं m2 लिख रहा हूँ, देखना जरा। m2 इज डेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, डेंसिटी कितनी है? माइनस सिग्मा है, बहुत बढ़िया। और इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल है ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई, इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है r/2, तो ये हो जाएगा r²/4 m2। इसके लिए m1 मास अगर मैं लिखना चाहूँ तो m1 मास कितना हो जाएगा? इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, इनटू इसकी डेंसिटी सिग्मा। तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर इसका एरिया और सिग्मा पाई आर स्क्वायर/4 इसका एरिया, सॉरी इनके मासेस। ठीक है, अब मैंने O को माना ओरिजिन, लेट O बी द ओरिजिन। ठीक है, अब मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मैं m1 x1 m2 x2 लगा रहा हूँ इस O को ओरिजिन मानते हुए। तो XCM मतलब इस कॉम्बिनेशन का XCM मतलब इन दोनों बॉडीज का मिला के XCM। ठीक है, तो m1 x1 कितना आ रहा है? m1 इज दिस सिग्मा पाई आर स्क्वायर। x1 मतलब पहले मास का x कोऑर्डिनेट, पहला मास खुद एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर मास, ऑब्वियस सी बात है बेटा, मास की टोटल सिमेट्री है, तो इसका जो सेंटर मास होगा वो कहाँ होगा? एक अंधा भी बता सकता है, इसका सेंटर मास इसके सेंटर पे होगा। नहीं पता तो याद रख लो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, अगर मास डेंसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, सेम है थ्रू आउट द मास, तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो m1 x1 इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको ओरिजिन मान लिया। प्लस m2 इज माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर/4, ये हो गया m2। और x2 ओरिजिन O तो ये है ना, ये थोड़ी ना है, इसके लिए O था, इसके लिए O ही रहेगा, लेकिन O यहाँ है, तो इसका सेंटर मास तो यहाँ होगा। ये समझ में आ रहा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ होगा। कितनी दूरी हो जाएगी? इसका रेडियस क्या था? कैपिटल R/2। तो m1 x1 m2 x2 x2 इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में R/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, कर दो इसको, दिस प्लस दिस। अच्छा, पाई आर स्क्वायर तो आ जाएगा, कॉमन निकाल लो, पाई आर स्क्वायर कॉमन, ये बच रहा है 1 माइनस ये बच रहा है 1/4। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ माइनस है। m1 प्लस m2 करते हैं ना, तो इसके प्लस में इसका माइनस जोड़ा हुआ है, इसलिए ये आ गया सॉल्व हो गया। ठीक है, XCM देखो जरा, ये चीज़ तो हो गई 0, ये बचेगी, ये कितनी बच रही है? सिग्मा पाई r³/8। ठीक है ना, माइनस तो आएगा, माइनस सिग्मा पाई r³/8। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इज सिग्मा पाई आर स्क्वायर। 1 - 1/4 इज 3/4, isn't it? 1 - 1/4 इज 3/4। ठीक है, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, r³ में से चला गया, ऊपर एक r बच रहा है, नीचे बच रहा है 3/4। ठीक है, तो ये आ रहा है इसका XCM, अगर आप ढंग से देखो तो ये आ रहा है -r/8 डिवाइडेड बाय 3/4, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। तो अगर इसका मैं प्रिसाइज आंसर लिखना चाहूँ तो आ जाएगा -r/6। तो -r/6 इज माई फाइनल आंसर, विच इज एग्जैक्टली द x कोऑर्डिनेट। क्या है ये? x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास of the combination of these two bodies, which is actually this original plate। तो इस ओरिजिनल प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट था वो आ गया है -r/6। अच्छा, ये माइनस आया है, इसका मतलब क्या है कि जहां ओरिजिन माना है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में मेरे को
सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर आएगा और यहाँ से r/6 दूरी पे आएगा कहीं यहाँ, इसका x कोऑर्डिनेट है कि नहीं, x कोऑर्डिनेट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का मुझे यहाँ पर y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैं डायरेक्टली देख के बोल सकता हूँ कि 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी 0, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन पर। ओरिजिन है ना इसका सेंटर, तो यहीं लाई करेगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, इसका x तो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन इसका सेंटर मास यहाँ है। क्या इसका कोई y कोऑर्डिनेट है? अरे इस m2 का कोई y कोऑर्डिनेट है? नहीं है, 0 है, क्योंकि वो x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है ना, सर्कल का सेंटर पर, सेंटर इसका x दूरी पर, y में 0। तो मैं जब मैं यहाँ पर m1 y1 और m2 y2 करूंगा तो 0 आएगा। तो सिंपली मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सेंटर ऑफ मास, इस कॉम्बिनेशन के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हो गया 0, x कोऑर्डिनेट हो गया इतना। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली हो जाएगा इज एट द डिस्टेंस r/6 फ्रॉम O लेफ्टवर्ड्स। ठीक है, ये लेफ्टवर्ड्स कैसे समझ में आया? क्योंकि आंसर में माइनस साइन था। ठीक है, लेफ्टवर्ड्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो जब तक आप जरा इस अच्छे क्वेश्चन को नोट करो, फिर अभी हम जरा इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ज़रा हम प्रैक्टिस के लिए कुछ वैसा ही क्वेश्चन जैसा हम यहाँ पे अभी फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, मास में से मास निकाल दिया तो सेंटर मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ और कहाँ पाया जाएगा, बस इसी टाइप के यहाँ पर सवाल हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बेटा इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस क्या होता है कि कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट कर दी जाती है अलग अलग टाइप के फॉर्मेट से। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है पूरा दिखने में, समझने में, जैसा भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस क्वेश्चन में डाटा वो नहीं दिया है या उस फॉर्म में नहीं दिया है जिस फॉर्म में हम अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे। इसमें कैसा दिया है बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो वही है, उसमें सर्कल में से सर्कल निकाला था, इसमें स्क्वायर प्लेट में से एक सर्कल निकाला है। ठीक है, जिस स्क्वायर का साइड दे रखी है a, तो ऑब्वियस सी बात है इसके एरिया में और इसके डायमेंशन में, मतलब इसके लेंथ a में और इसके रेडियस में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए जो कि हमको कैलकुलेशन के लिए पता होना चाहिए। देखो ये है पूरा a, तो ये भी a, ये a, तो ये चीज़ a/2 मीन्स इसका डायमीटर a/2, तो इसका जो रेडियस है वो हो जाएगा बेटा a/4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये a है, ये a/2 है, ये a/4 हो जाएगा, इतना पार्ट इसका रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ भी कैविटी है वहाँ मैं उसको 2 अलग अलग मासेस में मानूंगा। लेट्स से ये पॉइंट इसका O है, तो ये रहा पॉइंट मेरा O। तो एक तो ये मानूंगा ये कि यहाँ पर पूरा मास है, ये पूरा मास है, कहीं भी कोई इसमें कटिंग बटिंग नहीं हुई है। सेंटर इसका O, उसके सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, और ये O, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये सेम वही चीज़, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। अब ये जो है ये एक सर्कल है जो काटा हुआ है, इसको भी मैं एक मास मानूंगा लेकिन नेगेटिव मास मानूंगा, और इसका सेंटर इसके ज्योमेट्रिकल सर्कल पे हो जाएगा। ये 1, ये 2 है ना, यही तो है, ये दूसरा मास है। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले एक्सियम निकालने के लिए, सेंटर ऑफ मास इसका निकालने के लिए मुझे इसके लिए m1x1, इसके लिए m2x2 वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, m1x1 m2x2 अपन m1 + m2। ठीक है, उसके लिए मुझे इनका मास पता होना चाहिए। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं जैसा अभी आपको बता रहा था, ये अलग क्यों है बाकी क्वेश्चन से? क्योंकि इस क्वेश्चन में डाटा का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। इसमें दिया हुआ है ये जो मास में से मास निकालने के बाद ये जो मास बचा हुआ है, ये वाला मास, ये इस रिमेनिंग मास की आपको वैल्यू दे रखी है।
ये रिमेनिंग मास आपको दे रखा है। इसमें देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या दिया था बेटा आपको ना, सिग्मा दे रखा था ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको सिग्मा दे रखा था। तो हमको इजी पड़ा इसका मास निकालने के लिए, हमने क्या करा, इसके एरिया से उसके सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। इसके एरिया से हमने उसी सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका m2 आ गया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा यही पार्ट है जो थोड़ा सा इसके लिए डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन को जो बना रहा है। तो रिमेनिंग मास m दे रखा है, मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है इसका आपको मास m दे रखा है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इसका m1 निकालने की। m1 निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी मास डेंसिटी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है, जो कि क्वेश्चन में दी नहीं है, हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका m1 मास जो पहली बॉडी है वो हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका एरिया, इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर, साइड a है a स्क्वायर m1, और ये जो m2 है इसका मास हो जाएगा बेटा इसका एरिया इंटू सिग्मा। बस सिग्मा यहाँ पर मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये वो कैविटी वाला पोर्शन है ना, और इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू इसका रेडियस इज a/4, तो a स्क्वायर बाय 16 है कि नहीं, पाई a स्क्वायर बाय 16 इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल मल्टीप्लाइड बाय इट्स मास डेंसिटी, हो गया इसका मास लेकिन नेगेटिव में, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस एरिया का पॉजिटिव इस एरिया का नेगेटिव मिला के ये हो गया एक कैविटी, और मुझे बेसिकली इन दोनों के कॉम्बिनेशन का सेंटर मास निकालना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा इसका मुझे सिग्मा निकालने के लिए। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन में हमने सिग्मा मान के ही सॉल्व कर लिया था, जो कि ऊपर नीचे है ना, जो कि है हमारा है ना कैंसिल आउट हो गया था, लेकिन यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ मुझे सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा क्या होता है बेटा, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन एरिया। इसका मास कितना है, रिमेनिंग पार्ट का मास है m, और डिवाइड में कौन सा एरिया करूँगा, ये पूरा या जितने में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मुझे एक्चुअल सिग्मा निकालना है, मास डेंसिटी अगर मुझे प्रॉपर निकालनी है, तो मैं सिर्फ उस एरिया को डिवाइड करूँगा जितने एरिया में वो मास प्रेजेंट है। तो मास सिर्फ AC एरिया में प्रेजेंट है, तो रिमेनिंग मास m दिया है इस वाले शेडेड पोर्शन का, और मैं उसी के एरिया से मैं डिवाइड करूँगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया इज a स्क्वायर माइनस इस सर्कल का एरिया इज पाई r स्क्वायर, और इसका r है a/4। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 16 इंटू पाई, ठीक है ना, पाई r स्क्वायर बेसिकली। एक मिनट, a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाय 16, ये मेरे पास इसका सिग्मा आ गया। इसको हम जरा फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से। m डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ बच रहा है 1 माइनस a स्क्वायर बाय 16, एलसीएम ले लूँगा तो ये हो जाएगा 16 माइनस पाई, और नीचे जो एलसीएम बचेगा इन दोनों से, वो 16 को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 16m। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास इसकी जो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सिग्मा आ रही है वो कितनी आ रही है, 16m डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू 16 माइनस पाई। ठीक है ना, एलसीएम लिया, a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 16 माइनस पाई 16m, ये हो गई मेरी कहानी खत्म, सिग्मा आ गया। ठीक है, तो अब इस सिग्मा को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मैं इस वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी, उसके लिए यहाँ पर मेरे पास मास आ जाएगा m1 और m2। तो m1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो सिग्मा है 16m डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 16 माइनस पाई, ये मैंने क्या पुट करा, सिग्मा इंटू a स्क्वायर पुट करूँगा, a स्क्वायर इसका एरिया है, इसका मास जो m2 है वो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा, सिग्मा का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो तो वही रहेगा जो हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट किया, तो माइनस 16m डिवाइडेड बाय a स्क्वायर 16 माइनस पाई, हो गया काम खत्म। अब मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, एरिया कितना था, पाई a स्क्वायर बाय 16 सर इसका एरिया था, बिल्कुल सही बात है। ये निकाला मैंने सिग्मा ओरिजिनल डाटा की हेल्प से, सिग्मा इंटू एरिया करा, यहाँ मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर 16 से 16 कैंसिल, और यहाँ भी a स्क्वायर से a स्क्वायर, तो m1 आ जाएगा ये, m2 आ जाएगा ये। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे x1 x2 पता होना चाहिए, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। अगर मैंने O को ओरिजिन मान लिया, क्या माना मैंने O को ओरिजिन, तो इसका सेंटर मास तो O पे लाई करेगा, इसके सेंटर पर, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0, तो x1 0, x2
सेकेंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ ओरिजिन है, ये कितना दूर है, इसके रेडियस की दूरी के बराबर है सेंटर ऑफ मास, है ना। कितना दूरी है ये, उसका रेडियस मतलब a/4। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा a डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब मुझे निकालना है y1 y2 भी। तो बेटा अगर आप थोड़े बहुत भी समझदार हो तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ओरिजिन पे है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ये पॉइंट यहाँ है लेकिन x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो हैविंग y कोऑर्डिनेट इज 0। अब मेरे पास जो भी मुझे निकालना है, जो भी मुझे यहाँ पर रॉ मटेरियल चाहिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मेरे पास आ चुका है। m1 आ चुका है, m2 आ चुका है, x1 x2 y1 y2 आ चुका है। तो मेरे को सबसे पहले एक्सीएम निकालना है। एक्सीएम निकालने में मैं यहाँ इंटरेस्टेड हूँ। एक्सीएम इज m1 x1, m1 इज दिस, ठीक है, कितना है 16m डिवाइडेड बाय 16 माइनस पाई, बहुत बढ़िया। x1 कितना है, 0 है सर, बहुत अच्छी बात है। m2 कितना है, माइनस आएगा m इंटू पाई डिवाइडेड बाय 16 माइनस पाई, यही है ना, ठीक है, माइनस m इंटू पाई डिवाइडेड बाय 16 माइनस पाई, ये हो गया m2, ठीक है। x2 कितना है बेटा, x2 है a/4, ओरिजिन से x डायरेक्शन में a/4, पॉजिटिव में होगा बेटा, ठीक है ना। m1 x1 m2 x2 मास नेगेटिव सबका मैंने यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। अब m1 प्लस m2 इसको ऐड कर दो, तो 16m माइनस 16 माइनस पाई डिवाइड प्लस m1 प्लस m2 प्लस इज दिस क्वांटिटी, तो माइनस m पाई डिवाइडेड बाय हो जाएगा 16 माइनस पाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखो ये क्वांटिटी तो 0, ये बचेगा, क्या बच रहा है देखना ज़रा, ये बच रहा है माइनस m पाई a डिवाइडेड बाय 4 इंटू 16 माइनस पाई। ऐसी ही कैलकुलेशन बैठती है, बस हमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करना आना चाहिए। एग्जाम में ऐसे नहीं आते हैं कि हमको इतना लंबा सॉल्व करना पड़े, लेकिन इसके सिमिलर आ जाते हैं, ठीक है ना। 4 इंटू 16 माइनस पाई, 4 इंटू 16 माइनस पाई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है m, नीचे से आ रहा है 16 माइनस पाई, m नीचे से 16 माइनस पाई ले लिया मैंने, m कॉमन लिया, 16 माइनस पाई कॉमन ले लिया। अब अंदर देखो क्या बच रहा है ब्रैकेट में बच रहा है ऊपर 16 माइनस, और ऊपर हो जाएगा 16 मैंने यहाँ, और यहाँ से हो जाएगा माइनस पाई। तो बेटा यहाँ पर अगर आप ढंग से देखो तो ये 16 माइनस पाई आपस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। सर नीचे सिर्फ m बचा, अरे गधेड़ों ढंग से देखो, अगर मैं इस मास को अगर मैं इस मास से ऐड कर दूंगा, सो बेसिकली यही तो मास आएगा ना जो ओरिजिनल था, जो ओरिजिनल मास था वो कितना मास था, m था, तो m ही तो आएगा। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द होल क्वांटिटी मैं डायरेक्टली यहाँ पर m भी लिख सकता हूँ, लेकिन बस ऐसे ही हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। एक्सीएम क्या आ रहा है, एक्सीएम आ रहा है सर ऊपर माइनस m पाई, ये रहा माइनस m पाई अपॉन 16 माइनस पाई इंटू a/4 इंटू a/4 अपॉन m। तो यहाँ पर अगर आप ढंग से देखेंगे 16 माइनस पाई इससे कैंसिल हो गया, m इससे कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, एक्सीएम मेरा यहीं पर आंसर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस पाई a अपॉन में 4 इंटू 16 माइनस पाई, 4 इंटू 16 माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर मास का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया है। तो बस मुझे बस इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो डिस्टेंस आ जाएगा दैट क्वांटिटी टाइम्स ए इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब ओरिजिन से पीछे की डायरेक्शन में कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये मेरे पास एक्स सीएम आ गया, और वाई सीएम क्या होगा बेटा, y1 y2 0 है ना, तो यहाँ पर वाई सीएम हो गया 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, सेम उसी फॉर्मेट का है, बस यहाँ डाटा थोड़ा सा अलग था इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास ये सॉल्व हो गया है, ये एक्सीएम ये वाई सीएम। अब सेंटर ऑफ मास इसका एक्चुअल में आएगा
यहाँ से इस लाइन पर कहीं बीच में, यहाँ पर कहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने मास निकाला तो जो मेजॉरिटी मास है वो ओ पॉइंट के इस तरफ हो गया ना, तो अगर मेजॉरिटी इस तरफ हो गया तो सेंटर मास भी कहीं ना कहीं उस तरफ ही लाई करेगा। अब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है यही एक्सियम है, और नेगेटिव डायरेक्शन क्या बता रहा है, उल्टी डायरेक्शन में। तो जब तक आप जरा इस चीज़ को नोट करो, फिर हम लोग आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ज़रा हम एक क्वेश्चन और करेंगे इसी के ऊपर, कैविटी प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, ये आपका 3D में है क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। सेम उसी फॉर्मेट का है कि मास में से कुछ मास निकाल लिया है और ये बताना है सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हुआ या कहाँ किस जगह पाया जाएगा। एक क्यूब है, साइड ए मान लेते हैं उसकी, ठीक है। ये क्यूब है, हाँ ठीक है, अच्छा सा क्यूब दिख रहा है ये। साइड ए है इसकी, सारी साइड इसकी ए होंगी, ठीक है। ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। मान लो ये क्यूब है तो इसके कहीं जो बीच में कहीं सेंटर होगा ना, इसके कहीं यहाँ इस जगह इसका खुद का सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, एक स्फीयर निकाल लिया गया है इसमें से। अच्छे से इमेजिन करना, जब किस जगह से स्फीयर निकाला अभी आपको बता रहा हूँ मैं। इसके 1/8 पार्ट में से एक स्फीयर निकाला गया है। मैंने आपको पहले ही बोला थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस जगह बेटा ये मान लेता हूं कि ये वाला जो इसका 1/8 पार्ट है, अरे समझ में आ रहा है, क्यूब है, क्यूब को मैंने बीच में से काट दिया, वो वाला हिस्सा चला गया पीछे। अब ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसका नीचे वाले पोर्शन का ये वाले पार्ट में से एक स्फीयर को निकाला गया है। एक स्फीयर यहां से निकाल लिया गया है बीच में से। आपको बताना सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो गया है, एक्चुअली नया सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाएगा, इफ दिस सेंटर पॉइंट इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, ठीक है। तो जरा मैं आपको फिर से बता दूं क्या है, ये एक क्यूब है, साइड ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, एक क्यूब बन गया। क्यूब को मैंने बीच में से काट दिया, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है a/2, ये भी a/2, ठीक है, ये a/2, ये a/2। अब ये जो आगे वाला पोर्शन है, इसके लोएस्ट पार्ट का वो वाला कॉर्नर, उसके लोएस्ट पार्ट का ये वाले कॉर्नर में से इस क्यूब में से एक स्फीयर को निकाल लिया है, ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, इस स्फीयर का रेडियस कितना होगा, ये a था, ठीक है, ये हो गया a/2, तो क्या ये a/2 इसका पूरा डायमीटर नहीं हो जाएगा। वो जो स्फीयर जो पूरा निकला है, ये जो स्फीयर जो पूरा निकला है वो उस एज से लेके इस एज के पूरे के बीच में फिट आया हुआ है, तो उसका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा बेटा, a/2, तो रेडियस हो जाएगा a/4, किसका, रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब उसमें से जब ये स्फीयर निकाल लिया गया है, आपसे पूरा सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाएगा, ये एक्चुअल में क्वेश्चन 3D का है, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारे बेसिक्स वही कहते हैं क्या, इसकी डेंसिटी लेट से दी हुई है रो। अब आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसको है ना कॉम्बिनेशन मानूंगा, किस चीज़ का, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। हम उल्टा चलते हैं इस तरफ। सबसे पहले तो पूरा एक क्यूब मान लिया, ठीक है, सबसे पहले मैंने पूरा एक क्यूब मान लिया बेटा, और इस क्यूब का डेंसिटी रो है, ये दे रखी है, ठीक है। और उसके बाद इसकी साइड ए है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a/3, है कि नहीं, और प्लस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्लस दिस स्फीयर। स्फीयर कहाँ है, लेट्स से ये पॉइंट O है,
ये मेरी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये O है, तो ये रहा मेरा पॉइंट O, और यहां से स्फीयर जा रहा है इस तरीके से। स्फीयर है बेटा 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ठीक है। ये है मेरा स्फीयर बेसिकली। अब इस तरीके से ये पूरा ऐसा है स्फीयर, ड्राइंग है 3D है, ठीक है। तो अब इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ये मेरे लिए हो जाएगा m2, ये मेरे लिए हो जाएगा m1। इसका m1 निकालने के लिए डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, और इसका m2 निकालने के लिए डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, लेकिन इसके लिए डेंसिटी नेगेटिव लूंगा क्योंकि यहाँ पर कैविटी है, ठीक है। तो इसका जो m2 आ रहा है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ डेंसिटी नेगेटिव ऑफ रो, ठीक है, इंटू इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई r³। r कितना है a की टर्म्स में, a/4, तो 4/3 पाई a/4 का क्यूब। ये डेंसिटी, ये वॉल्यूम, यहां मेरे पास आ गया है मास m2। अब ये जो m1 मास है, m1 के लिए वॉल्यूम इतना, डेंसिटी रो, तो ये जो m1 मास में डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा यहां पर, डेंसिटी वॉल्यूम इज a³। हो गया मेरा काम। अच्छा, अब यहां बात आती है x1 x2 की। अगर मैंने O पे ओरिजिन माना है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही मैं सेंटर मास की लोकेशन बताऊंगा, और x1 क्या हो जाएगा 0 और y1 भी क्या हो जाएगा 0। ये मेरा फर्स्ट है ना, तो इसके सेंटर ऑफ मास ये खुद लाई कर रहा है ओरिजिन पे, तो x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर पे आएगा। यहां आपको इमेजिनेशन चाहिए, ये अगर O है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं 3D में इस तरफ कहीं होगा। बात समझ में आ रही है? 3D में होगा तो यहाँ पर मुझे z कोऑर्डिनेट भी कंसिडर करना पड़ेगा, और z कोऑर्डिनेट इसके सेंटर ऑफ मास का 0। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो जरा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इस जगह पर, और ये डिस्टेंस कहाँ है, वो 3D में होगी। उसका एक x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा, z कोऑर्डिनेट भी होगा। z मतलब बाहर की तरफ, x भी होगा, y भी होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, z भी होगा, ठीक है ना। अरे ये x, ये y, और ये इस तरीके से z, तो ये वो लाइन है, ये वो 3D है। अगर आप ढंग से देखो तो ये a/4 और a/4 3D में, ये सारा कितना है a/4, मतलब रेडियस और रेडियस x में, रेडियस y में, रेडियस z में जाओगे तो आप स्फीयर के सेंटर पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है वो कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट, ढंग से देखो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का, सॉरी स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, पॉजिटिव a/4। x2 की बात कर रहा हूं मैं, a/4। अच्छा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, इससे अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन से मुझे नीचे की डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है y में जाने के लिए, है ना। ओरिजिन ये है, ओरिजिन इस लाइन पे, तो इसका सेंटर मास कहीं इस तरफ होगा, तो y में मैं गया नीचे, तो y2 जो होगा वो आ जाएगा बेटा माइनस ऑफ a/4, डिस्टेंस तो वही रहेगा, माइनस ऑफ a/4, ठीक है ना। अब बात आती है z कोऑर्डिनेट की। z कोऑर्डिनेट के लिए, इसका सेंटर मास के z कोऑर्डिनेट के लिए मुझे कहाँ जाना है, इस डायरेक्शन में, तो z इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है। अरे यार तुम लोग जैसे मानो बेटा, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, ये पॉजिटिव z, है ना। तो पॉजिटिव z बेसिकली कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। अगर इस तरफ नहीं मानना है, इस तरफ मान सकते हो, ये रहा पॉजिटिव z, ठीक है ना, ये 90। तो ये मेरा पॉजिटिव z, मतलब ओरिजिन से मैं इस तरफ आ रहा हूँ तो प्लस आएगा, y में नेगेटिव आएगा, z में पॉजिटिव आएगा, a/4। तो यहाँ मेरे पास सब कुछ आ चुका है, m1 आ चुका है, x1 y1 z1 आ चुका है, m2 आ चुका है, x2 y2 z2 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, XCM निकालना है, तो m1 x1 m2 x2 y m1 प्लस m2, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं XCM। m1 ये रहा, x1 0 लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। m1 x1 0 प्लस m2 x2, m2 कितना है
माइनस तो आएगा ही आएगा, माइनस ऑफ रो इंटू 4/3 पाई a/4 का क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई a क्यूब बाय 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है बेटा? 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। m2 हो गया ना, a क्यूब इसको कर दिया, 4 का क्यूब 64, m2 x2 a/4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। m1 x1 0, m2 ये डेंसिटी, ये वॉल्यूम, मास m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इन दोनों को मुझे यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ से मैंने रो कॉमन ले लिया, कितना आ रहा है देखो ज़रा, इधर आएगा a क्यूब इसके अंदर भी है, मैं यहाँ से रो a क्यूब मैं पूरा कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने रो a क्यूब कॉमन ले लिया, तो m1 प्लस m2 कर रहा हूँ, तो रो a क्यूब बाहर लिख लिया पूरा, और अंदर आएगा ब्रैकेट में 1, क्योंकि इसका तो ये पूरा पार्टी बाहर आ गया। 1 माइनस क्या चलेगा, देखो रो a क्यूब तो बाहर आ गया, क्या बच रहा है 4/3 पाई/64, ठीक है ना, a क्यूब तो बाहर आ चुका है, 4/3 पाई/64, ये हो गया मेरा एक्सीएम, ठीक है। आप लोगों को लेंथी लग रहा होगा, पर एक बार अगर ये क्वेश्चन हो गया तो आपके इस फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रो कैंसिल, ए क्यूब कैंसिल, क्या बच रहा है देखो एक्सीएम, अगर आप ढंग से देखो तो ये बच रहा है 4/3 पाई/64 इंटू a/4, माइनस तो आएगा ही आएगा, ये रहा रो वाला माइनस, 4/3 पाई a/64 इंटू 4, 64 इंटू 4 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हो गया, यहाँ पर मैंने ऊपर वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ लिख दिया। अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में देखो क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, रो भी कैंसिल हो गया, ए क्यूब भी कैंसिल हो गया, ये बच रहा है 1 माइनस 4/3 पाई इंटू 64, ऐसे 64 इंटू 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, 64 इंटू 3 यहाँ भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ 64 इंटू 3, 64 इंटू 3, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4 पाई, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है, और अपॉन में 64 इंटू 3 जो एलसीएम है बेसिकली इसका, 64 इंटू 3। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 64 3 कैंसिल, अरे ये 64 3 ये 64 3 कैंसिल, क्या बच रहा है इस तरफ देखो ज़रा, अच्छा यहाँ पर एक 4 और बचा है, ये 4 इस 4 से चला गया, ठीक है ना। अब मेरा यहाँ पर एक्सीएम आ जाएगा, फाइनल माइनस में है, a इंटू पाई माइनस a इंटू पाई डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है, यहाँ पर आएगा 64 इंटू 3 माइनस 4 पाई, 64 इंटू 3, इसको मैं 192 लिख सकता हूँ, ठीक है, और माइनस 4 पाई, तो ये मेरा फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, ठीक है। यही है, ए के टर्म्स में है, और ये पाई तो नंबर होता है, ये 3.14 192 ये भी एक नंबर है, 4 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, तो बेसिकली कुछ नंबर आएगा सॉल्व होके टाइम्स ए नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये मेरा एक्सीएम आ गया सॉल्व होके, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कहीं इस पूरे सिस्टम का, इस कैविटी को इंक्लूड करने के बाद किस तरफ आएगा, नेगेटिव एक्स में कहीं आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बेसिकली वो किसी इस लाइन पे कहीं आएगा, इस प्लेन में, ठीक है ना। अब इसी तरीके से बेटा आप वाईसीएम निकाल सकते हो, ये तो मैंने एक्सीएम के लिए वो किया ना कैलकुलेशन, इसी तरीके से आप वाईसीएम निकाल सकते हो, जेडसीएम निकाल सकते हो, आप लोगों के लिए होमवर्क है। अब बहुत ये लेंथी क्वेश्चन है तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वाईसीएम जेडसीएम आपको निकालना है, होमवर्क लिख लो इसको कैलकुलेशन पर्पज से, ठीक है। एक्सीएम इस तरीके से निकाला है, उसी तरीके से बेटा सब कुछ तो लिखा है ना यार, y1 0 लिखा है, z1 0 लिखा है, m1 दिया है, m2 दिया है, y2 z2 दिया है, सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ये है -a/4 और ये है पॉजिटिव a/4, ठीक है बेटा। तो जब तक आप जरा इस पार्ट को नोट करो।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के फर्स्ट लेक्चर में बताया था हम इस चैप्टर में सिर्फ 3-4 चीज़ें ही पढ़ेंगे। पहला था कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि हमारा इस स्टेज पे आके फिनिश हो गया है, जिसमें हम लोगों ने पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर मास निकालना सीखा, पहले 2 के लिए सीखा। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, R1/R2 इज M2/M1। सेंटर ऑफ मास के रेसिप्रोकल रेशियो में डिस्टेंस को डिवाइड कर देता है। फिर हम 2 से ज़्यादा पार्टिकल का निकाल पाए, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, समेशन MI/RI अपॉन समेशन MI। बेसिकली आई मतलब जितने आपके पार्टिकल हो, मतलब M1x1 M2x2 M3x3 करते चले जाओ, XCM आ जाएगा। M1y1 M2y2 करते चले जाओ, आपका YCM आ जाएगा। सेंटर मास निकालने का पार्टिकल सिस्टम के लिए सबसे बेसिक तरीका यही होता है। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, मतलब हमने एक बॉडीज के लिए सेंटर मास निकालना सीखा। उसमें हम क्या करते थे, इंटीग्रल dmx अपॉन इंटीग्रल dm। बेसिकली जनरल बात करूं तो यहाँ R आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम एलिमेंट मानते थे, उसमें हमने मास डेंसिटी का इस्तेमाल करा था। मास डेंसिटी से हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास निकाला जो भी हम मानते थे, उसके साथ हमने उसकी पोजीशन के साथ उसको इंटीग्रेट करा, डिवाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी। इससे हमारा बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास आया। फिर मैंने आपको 2-3 के लिए निकालना भी सिखाया। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले मैंने आपको बताए, उसको आपको याद रखने हैं। उसके बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पर इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी किए थे। उसके बाद ये लास्ट मैंने अभी आपको बताया कैविटी प्रॉब्लम्स में हम कैसे डील करते हैं। जहाँ भी एक कैविटी वाली पूरी बॉडी है उसको हम एक कंप्लीट बॉडी और एक नेगेटिव मास वाली बॉडी का कॉम्बिनेशन मान लेते हैं, सच दैट कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। और बेसिकली यही एक तरीका है इस टाइप के आपकी बॉडीज़ में, जहाँ भी आपकी बॉडी में होल हो या कैविटी हो या जो भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उसमें हमारा निकालने का यही तरीका होता है, ठीक है। हम उसमें कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास खत्म हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास के, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से आगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लेके। अभी तक तो हमने सेंटर ऑफ मास कहाँ होता, नहीं होता क्या है, उसकी पोजीशन कहाँ होती है, कैसे अलग अलग केसेस में हम निकाल पाते हैं, अभी तक हमने सिर्फ इसको लेके बेसिक बहुत अच्छे से डिटेल में बात कर ली है। अब हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की अहमियत क्या है। सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बताया था एक ऐसा पॉइंट जो बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, पूरी होल बॉडी। देखो कोई पूरी होल बॉडी एक पार्टिकल नहीं होती, पार्टिकल एक पॉइंट मास है, उसकी पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हो। लेकिन बॉडी तो पूरी आसपास आपके पूरे एक स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है ना। बॉडी पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखती है। तो बॉडी का कोई एक ऐसा पॉइंट जो बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा, वो वही मेरे लिए ये क्या होता था, सेंटर ऑफ मास। या कुछ लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास मतलब बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो ये सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बॉडी का एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है। अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो ही मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सिस्टम फॉर्म हुआ है अलग अलग पार्टिकल का, ये सिस्टम मूव कर रहा है, ठीक है। बॉडीज मतलब आपकी एक रिजिड बॉडी ही नहीं होती है। बॉडी कैसी हो सकती है मैं आपको बताऊं। देखो समझना बहुत जरूरी है, समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। क्वेश्चन करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो बहुत फायदे भी होंगे इस चीज़ का। अब जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये है, ये 5 पार्टिकल है, ठीक है। इन सब ने मिलकर एक सिस्टम तो फॉर्म कर रखा है ना। भले ही ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक सिस्टम तो फॉर्म कर रखा है। और उस कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल के सिस्टम को ही मैंने क्या बोला था, बॉडी बोला था। तो एक तरीके से ये भी बॉडी ही है, ठीक है। कोई भी ऐसी बॉडी जिसके बीच में पार्टिकल के बीच की पोजीशन वगैरह रिलेटिवली चेंज नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी, जो कि मैं अगले चैप्टर में आपको डिटेल में और बताऊंगा। क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी, जिनके बीच में बॉडीज के पार्टिकल की पोजीशन फिक्स्ड होती है। कुछ भी सब्सटेंस ले लो आप, कुछ भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी एक, आप मान लो एक मेटल की कोई एक बॉल ले लो, वो क्या है, रिजिड बॉडी है। एक लकड़ी की स्टिक मान लो, वो क्या है, रिजिड बॉडी है। आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसके पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन जब तक उसके साथ आप हरकत नहीं दे रहे हो, वो क्या है, एक रिजिड बॉडी है, उसमें पार्टिकल की पोजीशन फिक्स्ड है। लेकिन ये भी एक बॉडी होती है जहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पार्टिकल आ गया, वो भी एक मेरे लिए क्या है, सिस्टम है। और उस सिस्टम को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी बोल रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ तो। अब इन सारे पार्टिकल का कोई एक पॉइंट होगा
जिसको मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ मास। इन सारे पार्टिकल का ये जो फॉर्म सिस्टम है, उस सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है। ये हो सकता है कि किसी बॉडी के अंदर लाई करे, बॉडी के बाहर लाई करे, फ्री स्पेस में लाई करे, कुछ भी हो सकता है। अरे फ्री स्पेस में भी लाई कर सकता है ना बेटा। अब जैसे मान लो रिंग है, ये रिंग, अरे रिंग तो समझते हो ना यार, रिंग है, ये डिस्क नहीं है, ये रिंग है, अंदर से खाली है, इसका सेंटर मास कहाँ होगा? अरे कहाँ होगा? यहाँ होगा ना। तो ऐसा नहीं होता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ लाई करे, बॉडी पे ही लाई करे या बॉडी के अंदर लाई करे, ऐसा नहीं होता है। बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी किस टाइप की है। अब सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, उसका सेंटर मास कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ नहीं होगा, सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा पीछे कहीं यहाँ होगा। हमने ये डिस्टेंस निकाला था 2r/π आया था, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है, ठीक है। अब क्या है, अब मान लो कि ये मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, ये पहला पार्टिकल इसकी वेलोसिटी v1 है, ये दूसरा पार्टिकल इसकी वेलोसिटी v2 है, ये तीसरा पार्टिकल इसकी वेलोसिटी v3 है, ये चौथा पार्टिकल उसकी वेलोसिटी v4 है। सब पूरे एक सिस्टम फॉर्म हो गया। ये अलग अलग आपके यहाँ पॉइंट मासेस हैं। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से ये चल रहे हैं, तो क्या इनके चलने से सेंटर ऑफ मास चलेगा कि नहीं चलेगा? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो हमने लोकेट करना सीख ली है, बॉडी रखी है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पाया जाएगा हमने देख लिया। अब ये लेकिन अगर बॉडी के पार्टिकल्स अगर आपस में फिक्स्ड नहीं है, बॉन्डेड नहीं है, तो वो फ्री है चलने के लिए। अगर वो फ्री है चलने के लिए तो क्या उनके चलने से सेंटर ऑफ मास चलेगा कि नहीं चलेगा? ठीक है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा कि यूनिफॉर्म से चलेगा? सॉरी, मतलब एक ही बात है। अगर उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी कि आपकी है ना कांस्टेंट होगी, ये भी एक सवाल है। अगर इनका एक्सेलरेशन हुआ इंडिविजुअल पार्टिकल का, तो क्या सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन होगा? उसके लिए क्या कंडीशंस हैं? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अंदर, ठीक है। एक पॉइंट बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव अगर ये चल रहा है तो हम मानेंगे कि बॉडी भी चल रही होती है, ठीक है। या कोई बॉडी अगर चल रही है और अगर वो रिजिड बॉडी है तो हम ये बोलते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास भी चल रहा होगा, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आप आगे डिटेल में सीखोगे, जानोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम ज़रा यहाँ बात करते हैं कुछ जनरल चीज़ों के बारे में। सॉरी, अभी तक मैंने आपको ये जनरल चीज़ें बता दी। अब हम ज़रा कुछ बात करते हैं कुछ इक्वेशंस के बारे में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को लेके, ठीक है। आरसीएम मैंने आपको बताया क्या था, m1 r1, m2 r2, m3 r3, ठीक है। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो वो चलता रहेगा, उस पर हमको आगे डिस्कशन नहीं करना है, समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और नीचे सारे पार्टिकल का मास, कोई बॉडी है तो एलिमेंट के फॉर्म में मास जुड़ता है, नहीं तो पार्टिकल के फॉर्म में जुड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से सुनना, ये सेंटर मास की पोजीशन निकालने का तरीका है, ठीक है। कैसा भी सिस्टम है, पॉइंट मासेस का, बॉडीज का, ये सेंटर मास निकालने का एक तरीका है। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूं, मैं मान लूं कि बॉडी चल रही है, पार्टिकल चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मेरे को dRCM/dt VCM नहीं देगा? अरे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा मेरे को? वेलोसिटी। और यहाँ किसकी, और यहाँ बेटा ये किसकी पोजीशन है? सेंटर ऑफ मास की, तो वेलोसिटी भी किसकी आएगी? सेंटर ऑफ मास की। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, देखना जरा, VCM बराबर m1 v1 m2 v2 m3 v3। अगर मुझे सेंटर मास की वेलोसिटी निकालनी है तो भी मैं उसी देसी तरीके से सॉल्व करूंगा जिस तरीके से मैंने पार्टिकल की पोजीशन निकाली थी, ठीक है ना। ये जनरल है। अगर मुझे सेंटर मास की वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं पार्टिकल्स के भी एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखूंगा। किसके? एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स कंपोनेंट लिखूंगा वेलोसिटी के। तो यहाँ तो सिर्फ मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, डिवाइडेड बाय m1 m2 m3, इस तरीके से मैं सेंटर मास की वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी पता हो तो। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूँ तो बेटा क्या आएगा, देखो जरा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन dVCM/dt इज सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ACM, सेंटर मास का एक्सेलरेशन m1 a1 m2 a2, उसी तरीके से चलते चले जाओ जितने पार्टिकल हैं। हो सकता
हो सकता है बेटा कोई पार्टिकल आपका एक्सेलरेशन उसका 0 हो सकता है कोई पार्टिकल एक्सेलरेशन 1 से चल रहा हो सकता है कि किसी की वेलोसिटी 0 हो। तो करस्पॉन्डिंगली जो भी डाटा होगा वो हम पुट कर लेंगे, उसके अनुसार आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा ये जो आपका फॉर्मूला है जनरल वो ऐसा ही रहता है, जरूरी नहीं है सारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिवाइडेड बाय उसी तरीके से सारे मासेस m1 m2 m3 a3 हो सकता है जो उसका थर्ड पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन नहीं हो, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो बेसिकली हम इस तरीके से ACM, VCM और RCM सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यही जनरल फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो मोशन में हम सबसे पहले हम उनके पैरामीटर्स ही जानना सीखते हैं, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आज हमने इनफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली और ये मोशन ऑफ सेंटर मास कुछ बेसिक तौर पे स्टार्ट भी कर दिया, ठीक है। जो मैंने आपको अभी यहाँ समझाया इसको लेके थोड़ा बस सोचना, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और इम्प्रूव होगी। नहीं हो फिर बोल रहा हूँ आंसर तो आ जाएगा, आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी हो तो थोड़ा बहुत आपको थॉट भी देना आना चाहिए चीज़ों के ऊपर। सो अभी तो सिर्फ आपको इन चीज़ों को लिखो, याद रखो। मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम ज़रा बात करेंगे कि मोशन कब होता है सेंटर ऑफ मास का, किन कंडीशन में होता है, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सारी चीज़ें अब हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, ये नोट करो, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।